नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आप देख रहे हैं ऑनलाइन स्टडी क्लासेज। हम आपके लिए लाए हैं खाकी बैच की हिंदी की सबसे बेस्ट क्लास, जो आपको वर्दी पहना के रहेगी दोस्तों। तो जल्दी से हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इस वीडियो में हम आपको व्यंजन के बारे में बताएंगे। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं होता, ये स्वतंत्र होते ही नहीं है, ये कभी अकेले नहीं होते, इनके साथ कोई ना कोई स्वर जरूर लगा रहता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, क लिखा है, क्या लिखा है, क। तो ये स्वतंत्र व्यंजन नहीं है, इनके साथ अ लगा होता है। ये मान लीजिए ये क पे हलंत है, तो इसको उच्चारण कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, इसको उच्चारण कर ही नहीं पाएंगे। इसके साथ अ लगाएंगे तब ये पूरा बनेगा क, तब इसको उच्चारण करेंगे क। व्यंजनों की मूल संख्या 33 होती है। व्यंजनों की मूल संख्या 33 होती है और व्यंजनों की कुल संख्या 39 होता है। इस पूरे व्यंजन को हम 5 स्लाइडों में पढ़ करके ख़त्म कर देंगे। सबसे पहला स्लाइड होगा स्पर्शी व्यंजन का, दूसरा स्लाइड अंतस्थ का, तीसरा ऊष्मी का, चौथा संयुक्त व्यंजन, पांचवा उत्क्षिप्त। ये 5 स्लाइडों में पूरा व्यंजन हम खत्म कर देंगे। तो आते हैं दोस्तों पहला स्लाइड। स्पर्शी व्यंजन वो कहलाते हैं जिनको बोलने के लिए जीभ को किसी स्पेशल जगह पे टच करना पड़ता है तो स्पर्शी व्यंजन का उच्चारण निकलता है। ये टोटल जो होते हैं क से लेकर के म तक, ये टोटल कितने होते हैं? 25। 5 इसमें, इन कुल में 5 होते हैं और टोटल कितने हो गए? 25। इन पांचों का एक अलग अलग जो है स्पेशल वर्ग है। जैसे क ख ग घ अंग क वर्ग कहलाता है, च छ ज झ ञ च वर्ग में आता है, ट ठ ड ढ अड़ ट वर्ग में आता है, त थ द ध न त वर्ग में आता है और प फ ब भ म प वर्ग में आता है। और इन पांचों वर्गों को बोलने का स्थान, जो उच्चारण का स्थान है, अलग अलग। कोई कंठ से निकलता है आवाज़, किसी की उच्चारण तालु से आती है, किसी की उच्चारण मूर्धा से होती है, किसी का उच्चारण दांत से होता है, तो किसी का उच्चारण होठ से होता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये कंठ, तालु, दांत, ये सब मतलब कहाँ पे, इसका पॉइंट कहाँ है शरीर में। इस इमेज को ध्यान से देखिए। इस इमेज में मानव के माउथ का स्ट्रक्चर दर्शाया गया है। इसमें आपको बताएंगे कौन सा पॉइंट कंठ है, कौन सा तालु है, मूर्धा क्या कहलाता है, दांत और ओठ तो जानते ही है। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन मूर्धा और तालु में होता है, और कंठ में तो होगा नहीं, क्योंकि क वर्ग जो है कंठ से निकलता है। क से क वर्ग, क से कंठ। तो हम इसमें आपको बताएंगे, साफ साफ मतलब क्लियर करेंगे आपको कि कंठ क्या होता है, तालु कहाँ होता है और मूर्धा कहाँ होता है। तो इस स्ट्रक्चर में सबसे पीछे वाला जो हिस्सा है, ये वाला पॉइंट, इसको कंठ कहते हैं। तो आप ध्यान से बोल करके देखिए, क ख ग घ अंग। ये जीभ का जो पीछे वाला हिस्सा है, जब जीभ अपना पीछे वाला हिस्सा इस ऊपरी छत को सबसे नीचे, सबसे पीछे वाले पॉइंट पे टच करता है तो क वर्ग निकलता है, क वर्ग का उच्चारण होता है। और यही जीभ जब सीधा सीधा टच करेगा कहाँ पे, ऊपर वाले, इस जीभ के ऊपर वाला जो छत है, चिकना वाला जो छत होता है, जब सीधा सीधा जीभ जब ऊपर टच करेगा ना, तो इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं तालु। क्या बोलते हैं? तालु। तो च छ ज झ ञ या च वर्ग जो होता है, ये टोटल तालु से निकलता है, इनका उच्चारण तालु से होता है। आप बोल के देख लीजिए। जब सीधा सीधा जीभ जब टच करेगा तो तालु होगा। उसी पॉइंट पे जब जीभ जो मुड़ करके टच करेगा तो मूर्धा कहलाता है। तो ट वर्ग के जितने भी वर्ण है, जैसे ट है, ठ, ड, ढ, अड़, ये ट, ठ, ड, ढ, अड़ बोलने में जीभ जो है मुड़ता है और मुड़ करके इस पॉइंट पर टच करता है, तो वो पॉइंट मूर्धा कहलाता है। म से
मूर्धा म से मुड़ करके, जीभ जो है मुड़ करके जब टच करता है तो मूर्धा कहलाता है। सीधा सीधा टच करेगा तो तालु कहलाएगा। जब जीभ का ये जो अगला वाला भाग है ये दांत में टच करेगा तो त वर्ग निकलता है। त थ द ध न। अब देख लीजिए त थ द ध, ये जो त वर्ग है ये जीभ के अगला वाला हिस्सा दांत पे स्पर्श करता है तो त वर्ग का उच्चारण होता है। अब बच गया प वर्ग, तो प फ ब भ म, ये बोल करके देख लीजिए। प वर्ग जो होता है इसको बोलने में ये ऊपर वाला होठ और नीचे वाला होठ एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो निकलता है। तो अब समझ में आ गया। क वर्ग यहाँ से कंठ से, क से क वर्ग, क से कंठ, कंठ से निकलता है। च वर्ग जो होता है ये तालु से निकलता है। क्यों? क्योंकि जीभ जो है सीधा सीधा तालु में टच करता है तो तालु से निकलता है। जब उसी पॉइंट पर जीभ अपने आप को मोड़ करके टच करता है तो ट वर्ग निकलता है। यानी ट वर्ग जो होता है, ट वर्ग में जीभ मुड़ता है तो इसका उच्चारण मूर्धा से निकलता है। म से मुड़कर म से मूर्धा। ये तो क्लियर हो गया। त वर्ग जानते ही हैं दांत से निकलता है और प वर्ग जानते ही ये होठ से निकलता है। तो आपको सीधा सीधा तो क्लियर हो गया कि क वर्ग कंठ से निकलता है, च वर्ग तालु से निकलता है, ट वर्ग मूर्धा से निकलता है, त वर्ग दांत से निकलता है, प वर्ग होठ से निकलता है। लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए इसी में से क्वेश्चन दे देगा कि न कहाँ से निकलता है। तो दोस्तों आपको बता दें, ये पांचों वर्ग के सबसे लास्ट वाला जो वर्ण होते हैं ये अंग, ईय, अड़, न और म, ये पांचों वर्ण जो होते हैं ये नाक से निकलता है। इनका जो उच्चारण स्थान होता है नाक होता है। इसको नासिक कहते हैं, नासिक वर्ण भी कहते हैं, नाक से निकलता है। ठीक है दोस्तों, इस स्पर्शी वाले स्लाइड में आपको तो ये क्लियर हो गया कि कौन सा वर्ण जो है उनका उच्चारण स्थान क्या है। अब आपको स्पेशल कुछ बताएंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि अघोष क्या होता है, सघोष वर्ण कौन से होते हैं, अल्प प्राण कौन से होते हैं और इनमें से महाप्राण कौन से हैं। तो आपको बता देंगे कि घोष का मतलब होता है कंपन से। घोष का मतलब होता है कंपन से। तो जिन वर्णों को बोलने में कंपन पैदा नहीं होता है उन्हें अघोष कहते हैं। जैसे क बोलेंगे तो उसमें कंपन पैदा नहीं होगा, ख बोलेंगे तो उसमें कंपन पैदा नहीं होगा। लेकिन यही जब बोलेंगे ग, घ, अंग, तो इसमें कंपन पैदा हो रहा है। तो जिन वर्णों को बोलने से कंपन पैदा नहीं होता है उन्हें अघोष कहते हैं, और जिनको बोलने के लिए कंपन पैदा होता है उन्हें सघोष कहते हैं, मतलब कंपन के साथ। तो हर एक वर्ग का ये पहला और दूसरा स्थान पे जो भी वर्ण है, जैसे क और ख, च और छ, इनमें कंपन पैदा नहीं होता है तो ये जो है अघोष कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? अघोष। और यही तीसरा, चौथा और पांचवा स्थान का जो वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा स्थान का जो भी वर्ण है, इनको बोलने में कंपन पैदा होती है, इसलिए इनको सघोष वर्ण कहते हैं। अब क्लियर हो गया। अब कोई पूछ देगा कि ड कौन सा है, तो ड में कंपन हो रहा है तो सघोष वर्ण है। क्लियर। अब आपको बताएंगे प्राणत्व के आधार पर, मतलब प्राण मतलब होता है हवा। प्राण का मतलब हवा। इस दुनिया में अगर हवा नहीं रहेगा तो प्राण ही नहीं रहेगा। तो प्राण के आधार पर जो है इन स्पर्शी में दो होते हैं, एक अल्प प्राण, एक महाप्राण। एक को बोलने में कम हवा निकलती है और दूसरे को बोलने में क्या होता है कि ज़्यादा हवा निकलती है। तो जिन वर्णों को बोलने में कम हवा निकलती है तो उनको अल्प प्राण कहते हैं, और जिन व्यंजनों को बोलने में ज़्यादा हवा निकलती है उनको हम महाप्राण कहते हैं। अब आप देख लीजिए, जैसे बोलेंगे क, तो क में हवा निकल रहा है, बहुत कम मात्रा में हवा निकल रहा है। और यही बोलेंगे ख, तो ख में क्या होता है? ज़्यादा हवा निकल रहा है। ठीक है। तो क हो गया अल्प प्राण, ख हो गया महाप्राण। इसी तरह बोलिए ग, तो ग में क्या? कम हवा निकल रहा है। ग में कम हवा निकल रहा है। और वैसे ही बोलेंगे घ,
तो घ में ज़्यादा हवा निकल रहा है, तो ग क्या हो गया, अल्प प्राण, और घ क्या हो गया, महाप्राण, और अंग क्या हो गया, अंग में भी कम हवा निकल रहा है, तो इसलिए अंग क्या होता है, अल्प प्राण होता है। तो दोस्तों हर एक वर्ग का ये पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या होता है, अल्प प्राण होता है, इनको बोलने में कम हवा निकलती है। और प्रत्येक वर्ग दूसरा और चौथा ये दोनों जो होते हैं महाप्राण वाले वर्ण होते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। अब कोई पूछ देगा ध कौन सा है, अल्प प्राण है कि महाप्राण है, तो ध जो होता है, ध बोलने में ज़्यादा हवा निकल रही है, तो ये जो है महाप्राण है। ठीक है दोस्तों, ये क से ले करके म तक तो क्लियर हो गया व्यंजन में। अब क्या बच रहा है उसके आगे, य, र, ल, व। ये 4 वर्ण ऐसे हैं, य, र, ल, व, जिन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कौन सा व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अब आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि र जो है कौन सा व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन है कि ऊष्म व्यंजन है कि अंतस्थ व्यंजन है या उच्छिप्त व्यंजन है, तो आप क्या बताएंगे। तो जब पढ़े रहेंगे कि य, र, ल, व, ये जो 4 वर्ण है ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, तो आप बता देंगे कि र जो है अंतस्थ व्यंजन है। तो दोस्तों इसमें इन चारों का भी स्पेशल कुछ पढ़ लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। इसमें य और व ये जो ऐसे वर्ण हैं इनको अर्धस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धस्वर। ये आधा स्वर कहलाते हैं, य और व, जो कभी कभी व्यंजन भी हो जाता है, कभी कभी स्वर हो जाता है। तो य और व क्या हो गया, अर्धस्वर। बचा र, तो र होता है लुंठित। क्या होता है, लुंठित। क्यों, क्योंकि इसके उच्चारण में जीभ जो है तालु से लुढ़क कर, मुड़ कर के, लुढ़क कर के, कंपन कर करके क्या करता है, स्पर्श करता है, तब र का उच्चारण होता है। तो जिसके उच्चारण में जीभ तालु से जो क्या होता है, लुढ़क करके, रगड़ करके स्पर्श करता है, तो उससे र होता है, र का उच्चारण होता है, और उसको र को क्या कहते हैं, लुंठित वर्ण कहते हैं। इसी प्रकार हम आपको बता दें ल जो होता है इसको कहते हैं पार्श्विक। इसके उच्चारण में क्या होता है, जीभ के बगल में, बगल से हवा निकलती है। हवा क्या ल बोलिए, ल में ल बोलेंगे तो ल का जो बीच वाला हिस्सा है, आगे वाला हिस्सा, ये तो ऊपर तालु में चिपक जाएगा ल, ठीक है, मुड़ करके तालु में चिपक जाएगा, लेकिन उसके बगल से हवा निकलती है। ल में क्या होता है, जीभ के बगल से हवा निकलती है, तो इसको पार्श्विक कहते हैं। पार्श्व मतलब बगल से। तो य व क्या हो गए, अर्धस्वर, र क्या हो गया, लुंठित वर्ण, ल क्या हो गया, पार्श्विक। चारों क्लियर हो गए। अब आते हैं ऊष्मी व्यंजन। तालाबी स, मूर्धानी स और दांती स और ह, ये 4 वर्ण के बारे में पढ़ेंगे अगला स्लाइड में। ये इनको कहते हैं ऊष्मी व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। क्यों, क्योंकि इनको बोलने में ऊष्मा निकलता है, इनको बोलने में ऊष्मा निकलता है, गर्मी पैदा होती है। जैसे तालाबी श, इनको याद कर लीजिए, ये होता है तालव्य श। इनको कहते हैं मूर्धन्य श, इनको कहते हैं दांती स, और ये होता है ह। तो इसमें से पूछता है, ये 3 स है ना, इनमें लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। तो इसीलिए हम आपको नाम के साथ ही याद करा दे रहे हैं। ये तालव्य स है, तो तालव्य स तालु से निकलता है, तालव्य मतलब तालु से निकलता है। ये है मूर्धन्य स, मतलब मूर्धा से निकलता है। ये मूर्धन्य स मूर्धा से निकलता है। और ये दांती स जो होता है दांत से निकलता है। दंत स किससे निकलता है, दांत से निकलता है। दंत को ही कहते हैं वर्ष्य। तो कभी कभी दांत के जगह पे वर्ष्य भी दे देगा, तो इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। ये दंत स का उच्चारण स्थान क्या है, दांत, दांत का मूल है और मसूढ़ा है। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे, ये तो हो गया तालव्य स, मूर्धनी स, दांत स, ह।
हमने मूल व्यंजन कितने बताए थे शुरू में? 33। कितने पढ़ लिए? 33। वो कैसे? ये स्पर्शी व्यंजन कितने हो गए? 25। अंतस्थ व्यंजन ये कितने हो गए? 4। 25 4 29। और ये उष्मीय व्यंजन कितने पढ़ लिए? 4। 29 4 33। हमने मूल व्यंजन कवर कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या कहलाता है? ऐसे व्यंजन जो दो व्यंजनों के मिलकर के बना है। ये इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ, स्र। ये 4 ऐसे व्यंजन हैं जो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं और ये दो दो व्यंजनों की सहायता से मिलकर के बना है। अब ये छ जो है किससे बना है? क से और मूर्धन्य स से। क में क्या रहेगा? हलंत रहेगा, क्योंकि क जो होता है आधा होता है और लास्ट वाला मूर्धन्य स जो होता है पूरा होता है। ये दोनों मिलकर के क छ बन गए। त्र जो होता है त और र, आधा त और पूरा र, ये मिलकर के त्र बना है। ज्ञ जो है आधा ज और पूरा य, ये दोनों मिलकर के ज्ञ बना है। हालांकि होता है ज्ञ लेकिन उच्चारण ज्ञ होता है। अगला है स्र। स्र जो होता है ये तालव्य श आधा होता है और पूरा र होता है। इन दोनों को मिला करके स्र बना है। अब हम बताएंगे आपको उत्क्षिप्त व्यंजन के बारे में। उत्क्षिप्त व्यंजन हिंदी में 2 होते हैं। एक होता है ड के नीचे बिंदी, दूसरा होता है ढ के नीचे बिंदी। इन दोनों का जानते हैं क्या खास बात है? ये दोनों कभी भी किसी भी शब्द के पहले नहीं आते हैं, ये बीच में ही आएंगे। जैसे सड़क, क्या हो गया? सड़क। देखिए ये बीच में आ गया, तो ये हमेशा बीच में या लास्ट में आते हैं, ये कभी पहले नहीं आते हैं। तो आपको ये पूछ देगा कि इनका उच्चारण का स्थान कहाँ है, तो ड और ढ किस वर्ग के व्यंजन है? ट वर्ग के। तो ट वर्ग कहाँ से निकलता है? मूर्धा से। तो इनका भी उच्चारण का स्थान जो है मूर्धा ही होता है। अब आपको एक खास टिप बताएंगे आगत या गृहीत ध्वनियाँ। एक बोनस टिप लेते जाइए जाते जाते। ये 5 होते हैं, कौन कौन से? क, ख, ग, ज, फ। इनके पहचानने का ट्रिक क्या है? इनके नीचे बिंदी होती है। कहाँ पे? ठीक नीचे नहीं, थोड़ा सा बाएं साइड में बिंदी होती है। जैसे क है, इसके ठीक नीचे नहीं, इसके बाएं साइड में देखिए बिंदी है, ध्यान से। इन 5 को आगत ध्वनियाँ या गृहीत ध्वनियाँ कहते हैं। इसी तरह अच्छे बेस्ट क्लासेज के लिए जुड़े रहे ऑनलाइन स्टडी क्लासेज से। धन्यवाद।